एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। आज इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। आज इसके अंदर हम ग्राफ्स को थोड़ा और डिस्कस करेंगे और जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जिन टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक हम इसके अंदर आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कल वाला एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पहले आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कम से कम अमाउंट। रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, लेकिन उसकी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करने के लिए हमें जितनी बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अब इस वीडियो की शुरुआत हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं। एग्जांपल के बाद हम ग्राफ पे आएंगे, तो ध्यान दो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब अगर दोनों मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और आयोडीन के, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के दौरान क्या होगा कि हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को पार्शियली ब्रेक करेगा, आयोडीन अपने बॉन्ड को पार्शियली ब्रेक करेगा कि नहीं करेंगे, तभी तो आगे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये टूटेंगे। जैसे ही हमने हीट दी, जैसे ही हमने इसको हीट किया, इन दोनों बॉन्ड का क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गए। शुरू होने के बाद क्या आता है, एक एट टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे, किसी एक हीट की वैल्यू पे ये अपने कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं और एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। इस फॉर्म पे हमारा क्या होता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, एक्टिवेटेड कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया है, और एक मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली आयोडीन ने आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ये आपके इसकी इंटरमीडिएट स्टेट, जिसको हम बीच की स्टेज बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। जब भी कोई बीच की स्टेज आती है वो क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। वो क्या करते हैं, फटाफट एनर्जी को गेन करते हैं, और जो अनस्टेबल है उसको स्टेबल फॉर्म में फाइनल आपका यहाँ से क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे दो मॉलिक्यूल किसके आगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के आपके यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपकी फॉर्मेशन होगी। जैसे हमने देखा रिएक्टेंट को हमने हीट दिया, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी जिसको हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला। उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। रिलीज करने के दौरान वो किसमें आगे फाइनल कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जी समझ रहे हो आप कि प्रोडक्ट के अंदर वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसी चीज को हम एक बार ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ हमने पहले किसके लिए किया था, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए किया था। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमने कल भी पढ़ा था, एंडोथर्मिक के लिए भी ग्राफ हो सकता है, एक्सोथर्मिक के लिए भी ग्राफ हो सकता है। एंडोथर्मिक ग्राफ में क्या था कि भाई रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके पास, क्योंकि उसका मास है तो एनर्जी होगी उसके अंदर। जैसे ही ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्शन को करने के लिए, आगे रिएक्शन से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हमने बाहर से एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या बना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में, और उसने यहाँ पे एनर्जी को रिलीज कर दिया। अब एंडोथर्मिक था ये, तो इसमें मान लो हमने 60 जूल ली थी, यहाँ पे उसने 30 जूल एनर्जी को रिलीज किया। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती वो है जो एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी को। यहाँ पे उन्होंने 30 जूल एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो डेल एच की वैल्यू आएगी क्या है कि पॉजिटिव। डेल एच यहाँ पे क्या था, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। इसी सिमिलरली हमने किसके लिए किया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए किया था कल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जो ऑलरेडी एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करती है। अब ये रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, ठीक है, उसने बाहर से एनर्जी ली। यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन हुई, आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद उसने एनर्जी को रिलीज करना शुरू किया, और किसकी फॉर्मेशन की, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। अब यहाँ से हमें ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि भाई जो ये फॉर्मेशन की है प्रोडक्ट की, इसकी एनर्जी कम है किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है किसी कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। देखो
इसी के हम मान लेते हैं कि इसकी भी 60 जूल एनर्जी थी, इसने 60 जूल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को, इसने 70 जूल एनर्जी रिलीज की। मतलब ये अपने अंदर से 10 जूल एनर्जी को एक्स्ट्रा रिलीज कर रहे हैं। मतलब इसके पास 60 जूल तो है, ये 60 जूल का यूज करके दोबारा से रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट में। मतलब इसको एनर्जी की नीड, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, इसलिए क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी खुद ही रिलीज करते हैं ये। तो इस चीज को आपने समझ में आया। तो यहाँ पे जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी पे जहाँ पे जाके एक्टिवेशन एनर्जी बनती है, वहां पे आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ना कि प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ये तो हमारा इरिवर्सिबल के रिएक्शन के लिए था। यही ग्राफ हम किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके लिए करने से पहले आप एक बार ये सब ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम किस पे जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट ए से बी में, अगर वो रिएक्टेंट अगर ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बी से ए के अंदर। तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ किस तरीके का होएगा, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिर हम वही एक्टिवेशन एनर्जी में हम दो प्रोसेस लेते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम देखते हैं, नॉर्मली हम मान लेते हैं कि आपका रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल था ए, ठीक है, जिसके पास अपनी कुछ खुद की एनर्जी थी, ठीक है। उसने बाहर से एनर्जी को गेन किया। एनर्जी को गेन करने के बाद हम देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम अलग पढ़ेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम अलग पढ़ेंगे। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में अब मान लेते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन फॉरवर्ड, एफ के साथ मैंने इसको डिनोट कर दिया यहाँ पे। उसने बाहर से एनर्जी को गेन किया एनर्जी को गेन करने के बाद उसने यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर किसमें कन्वर्ट हो गया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट आपका क्या बना, बी प्रोडक्ट बना। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब प्रोडक्ट बना तो उसने कम एनर्जी को रिलीज किया है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा। अगर कम एनर्जी को रिलीज किया है मतलब उसके पास पहले के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास 100 रुपए है, अगर हम 20 रुपए दे रहे हैं किसी को, तो हमारे पास ज्यादा है ना, 80 रुपए प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से इसने बोला है कि भाई इसने कम एनर्जी पे प्रोडक्ट बना दिया, कम एनर्जी रिलीज की थी, उस दौरान इसने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। तो इसकी एनर्जी क्या है, ईपी, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है, ईआर। ये चीज समझ में आई। अब देखो, अब ये आपका प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट को दोबारा किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट को हमें रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब अब हमें जहां पे हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हमने एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, अब हम कितनी एक्टिवेशन एनर्जी देंगे। अब इस ग्राफ में हम क्या कर देते हैं, ऐसे डॉट, कि हमें अब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको हम किस चीज से लिख देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जो हम देंगे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। मतलब हमें फॉरवर्ड में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, बैकवर्ड में हमने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या देना पड़ा, कम देना पड़ा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही हमने दी, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे ई जो आपका हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज, डेल एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है कि नहीं आती, पॉजिटिव आती है डेल एच की वैल्यू। यहाँ पे देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के कंपैरिजन में। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आप डेल एच की वैल्यू निकालो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप डेल एच की वैल्यू निकालो और उसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन मिल सकती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है तो आपको दिमाग लगाना है कि डेल एच के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव कब आएगा, जब किसी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, किसी बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी वो चीज पॉजिटिव आएगी। तो इसके लिए डेल एच हम कैसे निकालेंगे, ज्यादा क्या है हमारा पॉजिटिव में, ज्यादा क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड, माइनस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, डेल एच की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हुआ हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब हम कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम कैसे करेंगे, देखो वही सेम केस है जैसे हम पहले ग्राफ में पढ़ चुके हैं कि हम रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी, उसने थोड़ी एनर्जी को गेन किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसने क्या ज्यादा एनर्जी रिलीज की और किसमें कन्वर्ट हो गया, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया।
अब यहाँ पे ध्यान दो कि वो प्रोडक्ट के अंदर जब कन्वर्ट हुआ है तो उसने एनर्जी को ज्यादा रिलीज किया है। यहाँ पे जो बी आपका जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी कम है, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। यहाँ पे एनर्जी कम है, ज्यादा एनर्जी को इसने रिलीज कर दिया तो यहाँ पे एनर्जी कम हुई। अब अगर इसी केस के अंदर हमें, अब ये ए से बी पे जब हम गए थे, अब हमें बी से ए पे जाना है तो इसमें हमें ज्यादा एनर्जी, अब जब हमें बी से ए में जाना होगा तो हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको ज्यादा जरूरत है, नियरली उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी दी हमने इतनी थी, ध्यान दो दी हमने इतनी थी अब फॉरवर्ड रिएक्शन में, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में हमें फॉरवर्ड से ज्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो फिर उसके बाद एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, रिएक्शन प्रोग्रेस में हमने देखा कि देखो यहाँ पे ई आर की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी के कंपैरिजन में साफ दिख रहा है ग्राफ के अंदर, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। हमें पता है डेल एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब देखो डेल एच की वैल्यू डेल एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख रखा है, ध्यान दो, डेल एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब डेल एच की वैल्यू नेगेटिव किसी चीज की वैल्यू कब आती है, जब किसी छोटे में से हम बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो सिमिलरली अगर हमें डेल एच की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है तो हमारी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, देखो अगर हम किसमें से अगर हम ई ए ये हमारा ज्यादा है, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, फॉर्मूला आपका यही है, फॉर्मूले के अंदर ये चीज तो क्या है आपकी कम है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए एफ की वैल्यू तो कम है, लेकिन ई ए बी की वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पे आपकी डेल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये इस तरीके से था आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इरिवर्सिबल एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है एक्टिवेशन एनर्जी पे, इफेक्ट ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे। एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या होते हैं, देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो कॉलिजन ज्यादा होंगे, फटाफट कॉलिजन होंगे। अगर कॉलिजन फटाफट हो रहे हैं, उसमें स्पीड ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो उनको बाहर से एनर्जी देने की, बाहर से जो टेम्परेचर है अगर हमने ज्यादा कर दिया तो वो उसी कम टेम्परेचर पे अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब उन्होंने, समझो इस चीज को एक बार कि भाई अगर हमने बाहर से एनर्जी दी है, टेम्परेचर अगर हमने ज्यादा किया, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है किसी कंपाउंड का तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम इसका अपोजिट कंसेप्ट किसके अंदर, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर पहले से ही कम है और उसको हमें प्रोडक्ट, उससे हमें प्रोडक्ट को बनाना है, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो इस कंसेप्ट को आप क्या करना, वीडियो को एक बार और फिर देखना और अच्छे से आपको क्लियर होएगा, नोट कर लेना। ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये बहुत